तो आ जाओ कुछ गल्ला बाता करते हैं और ये जानते हैं कि आखिरी 30 दिन के अंदर 100/100 एसएसटी में कैसे अपनी झोली में हम भरते हैं। सो वेलकम वन एंड ऑल टू योर वेरी ओन चैनल जिसका नाम है द सोशल साइंसेस ट्यूटर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अब एग्जाम में, यानी आपके एसएसटी के एग्जाम में या इन जनरल बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ 30 दिन का टाइम जो है वो बाकी है। ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा स्कोर जो हो मैक्सिमाइज हो और अपने अंदर एक जुनून भर के हम ये भी सोचें कि क्यों ना 100 on 100 हम स्कोर कर पाए। अब आप पूछोगे कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है कि मैं आपको इस चीज के ऊपर एडवाइस दूं। तो मैं सीधे सीधे आपसे ये बोलूंगा कि मैं एक वो एवरेज स्टूडेंट हूं जिसने शायद एग्जाम के 1-2 महीने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था, लेकिन उसने इन आखिरी के 2 या 1 महीने में पढ़ के एसएसटी के अंदर 98 on 100 स्कोर किया था। ठीक है, ओवरऑल जो मेरा स्कोर रहा था वो था 95%। अगर एग्जैक्ट की बात करूं तो 94.2%। ठीक, ये मेरा रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है। आप देख सकते हो। और यहां पे आप एक बहुत ही अच्छी चीज देखोगे, सोशल साइंस का रिजल्ट 78 इन थ्योरी यानी 78 on 80 और 20 on 20, जिसने मेरे को एक स्कोर दिया 98 on 100 यानी 98%। जो मेरे एग्जाम्स थे वो थे 2018 के सीबीएसई के एग्जाम्स क्लास 10th के, और ये मेरा रिजल्ट था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आखिरी के 30 दिन में भी पढ़ के एसएसटी को आप बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो अभी बच्चे फेस कर रहे हैं, यानी आप जैसे मेरे छोटे छोटे भाई बहन जो हैं वो फेस कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, क्या रट्टा मार लेना चाहिए या फिर रोट लर्निंग कर लेनी चाहिए? रोट लर्निंग को ही रट्टा कहते हैं। तो मैं बोलूंगा कि देखो यार, रट्टा मारना या ना मारना आपकी चॉइस है। ठीक है, बट अगर आपको अपने आंसर्स को इस तरह से फ्रेम करना है कि वो आपको ये वाला स्कोर दिला पाए, तो मेरे हिसाब से आपको रट्टा नहीं मारना चाहिए। ठीक है, आपको लर्न जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको लर्न जरूर करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको वो लॉजिकली करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आप एक बढ़िया अच्छा फ्रेम्ड आंसर लिख पाओगे पेपर के अंदर। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हों जिनको लिख के याद होता हो सकता है कोई ऐसे लोग हो जो डायरेक्टली पढ़ते हैं एक बार तो उनको याद हो जाता है, हो सकता है कोई ऐसे हैं जो दोनों कर लें तब भी उनको याद नहीं होता। तो सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि भगवान ने हमें दिमाग दिया है, तो हम उस दिमाग को लगाकर अपने अंदर जुनून भर के उस चीज को एक बार समझ के और फिर एक बार उसको लिख के देख कर अपने आंसर्स को फ्रेम करें और अपने दिमाग के अंदर बिठाएं, जिसके साथ साथ हम स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाए। दूसरी दिक्कत जो बच्चे फेस करते हैं वो है ज्योग्राफी मैप्स और हिस्ट्री मैप्स और डेट्स में। कि यार देखो सर, ज्योग्राफी मैप्स तो ठीक है भैया, देखो हिस्ट्री मैप्स तो ठीक है, दोनों ही याद नहीं होते, दोनों ही समझ नहीं आते क्या करना है। जो डेट्स हैं वो तो और बड़ा सरदर्द है भैया, कैसे इसको याद रखें, कैसे हम क्या समझें कि हमें कौन सी डेट्स याद रखनी है, कौन सी डेट्स याद नहीं रखनी है। तीसरा जो डाउट है वो है एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, पढ़ें भी या ना भी पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आखिरी के 30 दिन हैं, तो 30 दिन में अगर एनसीईआरटी पढ़ने बैठे तो शायद ज्यादा टाइम ही निकल जाएगा भैया। ठीक है, चौथा टॉपिक है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो भैया, वो टॉपिक्स बता दो जिससे कि हमें पता रहे कि भाई हम अगर ये पढ़ लेंगे तो भले ही 98 या 100 ना आए, पर 80 85 90 तो आ ही सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एक जो दिक्कत है वो है प्री बोर्ड ने बहुत बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है उसको डुबो दिया है। प्री बोर्ड में होता क्या है, आपको समझना है कि प्री बोर्ड में जो टीचर्स हैं वो आपको कम मार्क्स देते हैं ताकि आप और मेहनत करो। ठीक है, पहला लॉजिक तो ये। और दूसरा लॉजिक ये कि आपके आंसर्स जो हैं वो बढ़िया से फ्रेम्ड नहीं थे और इसने आपके कॉन्फिडेंस को डुबा दिया है। तो आपको अपने दिल को छोटा करने की जरूरत नहीं है, अपने जुनून को बढ़ाने की जरूरत है, अपने मोटिवेशन को बढ़ाने की जरूरत है, और ये कहने की जरूरत है कि भले ही प्री बोर्ड कैसा भी गया हो, मैं अपने क्लास 10th फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में मचा के दिखाऊंगा और ये दिखा दूंगा सबको कि कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। तो आइए अब एक एक करके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स का।
जैसा कि बहुत लोगों ने बोला, सबसे पहला रट्टा मारना। क्या हमें रट्टा मार लेना चाहिए? क्या हमें रोट लर्निंग का साथ ले लेना चाहिए? तो मैं बोलूंगा कितने चैप्टर रटोगे? ठीक है, मेरा सीधा सीधा सवाल है कि कितने चैप्टर रटोगे? वास्ट सिलेबस है। अगर एक बार अपने सिलेबस पे जो सीबीएसई ने निकाल के दिया है आप देखेंगे, तो ऐसा है आपका सिलेबस। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, 1 2 3 4 5। मैप पॉइंटिंग को मैं पांचवा इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि 2 मार्क्स का है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो आपकी सहूलियत के लिए 1 2 3 4 चैप्टर हिस्ट्री में, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, या इसको अगर मैप पॉइंटिंग बता दो तो 15 यहीं तक हो जाते हैं। 15, फिर 16 17 18 19। बाप रे बाप, 19 चैप्टर्स। क्या कभी कोई इंसान रट पाएगा? कभी नहीं रट पाएगा, अनलेस एंड अनटिल उसने उस चैप्टर को समझा ही ना हो तो। ठीक है, तो मैं अब सीधे सीधे बोलूंगा रट्टा मारना इज नॉट फीसिबल। तो आप बोलोगे भैया फिर सोल्यूशन बताओ, तो मैं आपके बड़े भाई होने के नाते आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि यहाँ पे आपको रटने के लिए अगर कुछ चाहिए कि यार देखो भैया हम तो रट्टा ही मारेंगे, हमें रट्टे के अलावा कुछ नहीं आता, तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि रट्टा जहां पे कोई काम आ सकता है मैं वहां बता देता हूँ। दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपका रट्टा मारना काम आ सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप पीवाईक्यूज को थोड़ा सा देख लो कि पीवाईक्यू से कैसे सवाल आए हैं ज्योग्राफी से, और सिर्फ आप वही वही चीजें करके चले जाओ, तो ये रट्टा काम आएगा। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अगर आपको सब कुछ ऐसे पढ़ना है कि आप 100 on 100 स्कोर करो, तो इसके लिए तो एक ही तरीका है, और वो है लॉजिकली अंडरस्टैंड करना थ्योरी को, कीवर्ड पे फोकस रखना, और साथ ही साथ ये समझना कि रट्टा जो है वो बुरी चीज नहीं है। ठीक है, रट्टा उतनी भी बुरी चीज नहीं है अगर आपने चैप्टर को समझा है। तो इसका एग्जाम्पल लेने के लिए मैंने यूज किया है नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का सबसे पहला पैराग्राफ। बुक खोलते ही आपको इस चैप्टर का जो सबसे पहला पैराग्राफ दिखेगा वो यही है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ क्या डिस्कस कर रहा है कि 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन चला। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन के चक्कर में क्या इम्प्लीकेशंस हुए या क्या ऐसी चीजें हुई जिसके कारण इंडिया के अंदर 1919 से जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है वो अपने जोरों शोरों पे पहुंच गया। ऐसी क्या चीजें हुई, क्या ऐसी क्या दिक्कतें हुई जिसके कारण ये चीजें हुई? तो सीधे सीधे आंसर आपके इस पूरे पैराग्राफ में है। अब कोई बंदा पूरा पागलों की तरह पैराग्राफ रटने बैठेगा, बेवकूफ। ठीक है, सीधे सीधे बेवकूफ। तो हम क्या करेंगे, हम चालाक बंदे हैं, हम ऊपर वाले के बंदे हैं। ठीक है, हमारे दिल के अंदर भगवान बसते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि यार देखो हम सीधे सीधे कीवर्ड्स याद करते हैं। तो कीवर्ड्स क्या है? डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी ब्रिटिशर्स। अब इसको समझना कैसे है कि ब्रिटिशर्स को वॉर लड़ना था, वॉर लड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे उन्हें पैसे चाहिए थे, उसके लिए उन्होंने डिफेंस एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा दिया, जिसको फंड करने के लिए उन्होंने इंडियंस पे अत्याचार किए और बोला कि चल इंडियन, तू अब कस्टम ड्यूटीज दे, तू अब टैक्सेस दे। ठीक है, दूसरी चीज क्रॉप फेलियर, यानी फसल जो है वो खराब हो गई, और इन्फ्लुएंजा करके एक बीमारी थी उसकी एपिडेमिक आई जिसके कारण लोग मर गए। तीसरी चीज फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होने लगा। ठीक है, ये चीज हमें समझना है, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होने लगा। और ये 3 पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए एग्जाम में इस आंसर के लिए, अगर इस चीज का सवाल आए, तो मैं बताऊं, अगर मैं आपका पेपर चेकर होता तो मैं आपको फुल देता, अगर आपने ये 3 पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दिया होता तो। भले ही आपने ये बाकी चीजें कुछ ना लिखी होती, न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ भी ना लिखा होता, सीधे सीधे अगर आपने सिर्फ ये 3 पॉइंट्स मेंशन किए होते और इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख दिया होता, आई वुड हैव गिवन यू फुल मार्क्स, मेरी गारंटी है। और जो आपका पेपर चेकर होगा वो भी आपको फुल मार्क्स ही देगा। तो हमें ऐसे करके समझना है, और यही आपको मदद करेगा रट्टा मारने में भी। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी दूसरी दिक्कत पे, जो कि है ज्योग्राफी मैप्स और हिस्ट्री मैप्स। अब अगर मैं सीबीएसई का सिलेबस देखूं आपके मैप वर्क को लेके, तो मैप वर्क का सिलेबस जो है आपको दिखेगा ये है, बहुत सारा है। कांग्रेस सेशन है, सत्याग्रह मूवमेंट है, लोकेटिंग लेबलिंग है, आइडेंटिफाई है, थर्मल लोकेट लेबल है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, मेजर सी पोर्ट्स है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, आपसे ये सब में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको आपके टीचर्स ये बात बोलेंगे, लेकिन हमने क्या ध्यान देना है? हमने ये ध्यान देना है कि मैप वर्क जो है वो सिर्फ यहाँ पे 2 मार्क्स का है और यहाँ पे 3 मार्क्स का है, या इन टोटल 5 का टोटल है आपके मैप वर्क के लिए। तो आपके पास जो सवाल आएगा ना वो ज्यादा कुछ नहीं आएगा, वो ऐसा सवाल आएगा थोड़ा सा। ठीक है,
और आपको ये देखना है कि जो मैंने सवाल यहाँ पे दिया है उसमें 2012, 11, 10 यानी कि ये सवाल जो है ये पहले भी आ रखा है और ये इतनी बार रिपीट हो चुका है। मेरे पास तो सिर्फ इधर तक का डेटा था, लेकिन हो सकता है कि ये 18, 19, 20 में भी आ रखा हो सकता है कि इनसे पहले भी आ रखा हो, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट हो जहाँ पे रिपीट हो पाए हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ऐसे सवालों को, अब जैसे यहाँ पे देखो डैम्स की बात हुई है, तो तेहरी डैम का सवाल आ रखा है। ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम का सवाल आ रखा है, राणा प्रताप सागर डैम, सलाल डैम। तो हमें क्या करना है कि एक पीवाईक्यू से हमें थोड़ा सा समझना है कि कौन कौन सी चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, कोई भी आपसे ये सब कुछ नहीं पूछेगा, सीधी सीधी बात। ठीक है, आपको सिर्फ वही चीजें पूछी जाएंगी जो आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर पाओ। ठीक है, जो आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर पाओ। लोकेट एंड लेबल का पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, हम वो पोर्शंस को एकदम स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे जहां पे हमारा लोकेट करना है, यानी हम उसको पिन पॉइंट कर पाए और उसका नाम लिख पाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, तो इस पे आपको पूरे एक मैप के रीजन को शेड करना पड़ेगा। तो ये आपसे जल्दी लोग नहीं पूछेंगे, क्योंकि लोग तो क्या करेंगे कि वो एक बहुत ही बड़ा पोर्शन शेप कर देंगे और फिर बोलेंगे देखो यार सही तो किया था मैंने। तो यहाँ पे बोर्ड जो है उतना रिस्क नहीं लेता, लेकिन इन जगहों पर आपको फोकस डालना है। जैसे जलियांवाला बाग कहाँ हुआ, अमृतसर में हुआ, तो आपको मैप पे अमृतसर मार्क करना आना चाहिए। दांडी मार्च कहाँ हुआ था, साबरमती आश्रम से लेके दांडी कोस्टल टाउन पे तक हुआ था। कांग्रेस सेशन कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, ये सब आपको आएगा ही। ठीक है, तो ये सब के लिए हमें क्या करना है कि हमें दुकान पे बाजार पे जाना है, और हाँ अपने बचपन की तरह नहीं कि रात को 11 बजे याद आ रहा है पापा मैप्स मंगाए थे कल स्कूल में, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, प्लीज ला दीजिए। नहीं, खुद से जाना है, खरीदना है। अराउंड कितने, 30 से 35 या 40 मैप्स खरीदिए और चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उसका पूरा मैप ऐसे वो कर लीजिए। फिर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में वो करो और इनको रिपीट करते जाओ। यानी कि अगर आपने जैसे मान लो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर के पहले आपने एक सैंपल मैप जिसमें आपने सब कुछ पहले से मार्क करके रख लिया, उसको आप दिमाग में बिठाने की कोशिश करो कि कहाँ पे क्या क्या था, और फिर नेशनलिज्म इन इंडिया के मैप को 4 बार खुद से बिना देखे प्रैक्टिस करो। लोकेट एंड लेबल करना भी आना चाहिए, जो कि हम इसी के थ्रू करेंगे। तो ये है आपका मैप्स का सोल्यूशन। और हाँ, ये 5 मार्क्स जो है बहुत लोग बोलेंगे कि छोड़ देते हैं, पर ये बेवकूफी कभी मत करना। द इजिएस्ट मार्क्स इन द पेपर आर योर मैप मार्क्स। ठीक है, अब हम आते हैं हिस्ट्री डेट्स पे। हिस्ट्री डेट्स जो हैं, आप कहेंगे कि बहुत सारे हैं, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, 1920, 19 ये, 1927 ये वो। तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि सिर्फ मेन डेट्स याद करके रखिए बस। ठीक है, कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा कि ये बताओ क्या नाम है उसका, जोहान गटनबर्ग ने कब बनाया था, कब उसका जन्म हुआ था। कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि उसने 1430s में ये किया था, कोई नहीं पूछ रहा आपसे ये सब। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, मेन मेन डेट्स। जैसे राउलेट एक्ट कब हुआ, 1919। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919। बस ऐसी चीजें होंगी, और इन चीजों को हमें एक लिस्ट बनानी है शीट के ऊपर, और हो सके तो अगर आप उसको अपने घर वालों के साथ एसोसिएट कर लो, जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर अपने बर्थडे के दिन रख दो। ठीक है, कि आज से मेरा बर्थडे का डेट जो है वो है 13 अप्रैल 1919। फनी तरीका है, और फनी तरीके से आपको याद भी रहेगा। या फिर अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हो, आप चाहते हो कि नहीं मैं इंटेलिजेंट तरीके से याद रखूंगा, तो रैंडमली कभी भी बैठे हुए हो अचानक से सोच लो कि यार जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, उसको याद करने की कोशिश करो। हाँ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अपने आप को ही क्विज करते जाओ डेट्स को लेके, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। चौथी चीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो भैया। तो मैं सीधे आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे यानी सोशल साइंसेस ट्यूटर पे आपको मिलेगा थोड़े दिनों के अंदर अंदर ही पीवाईक्यू एनालिसिस, जिसके अंदर मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं और रिपीटेड टॉपिक्स जो है वो बताने वाला हूं। ये श्योर शॉर्ट टॉपिक्स होंगे जिनसे सवाल बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, और ये आपके पेपर में आने के चांसेस जो हैं इन सवालों के वो बहुत ज्यादा हैं। आपको इनके जवाब कैसे याद रखने हैं, लॉजिकली, जैसा कि मैंने बताया था, थ्रू दिस। ठीक है, अब फाइनल कि आंसर तो लिखा पर मार्क्स नहीं मिले यार, क्या सीन है, फील्डिंग किसने सेट कर दी हमारी। तो फील्डिंग आपकी इसलिए सेट हो गई क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मेरे प्री बोर्ड का एग्जाम था,
ठीक है, एसएसटी का। और मैंने इसमें एक आंसर लिखा था अवध पेजेंट मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, अब अवध पेजेंट मूवमेंट को मैं इतने बढ़िया से रट के गया था, मैं भी रट्टे वाला ही था उस टाइम तक, बोर्ड प्री बोर्ड तक। तो मेरा आंसर जो था ना बहुत ही बड़े पैराग्राफ में था, और उसके बीच में बहुत सारी मिस्टेक्स भी थी। लेकिन मेरे टीचर ने मिस्टेक्स पे बात नहीं करी। मेरे टीचर ने मेरे को पीटीएम पे ये बोला कि तुम्हें जो आंसर लिखना है बेटा, वो तुम्हें पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, तुम्हें ये बड़ी सी पूरी शीट नहीं भरनी है, तुम्हें लॉजिकली आंसर लिखना है, क्योंकि जो बंदा चेक कर रहा होगा उसके पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारा पूरा पैराग्राफ खंगाले, और पैराग्राफ इतना नीट भी नहीं लगता। तो अगर 5 मार्क का सवाल है तो एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट्स लिख के आओ विद कीवर्ड्स, और ये तुम्हारे आंसर्स के अंदर मार्क्स तुम्हारे बढ़ाएगा कीवर्ड्स के साथ साथ। ठीक है, तो ये था आपके 5 डाउट्स का सवाल, और 30 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल आप 100 on 100, या जो कि मुझसे भी बढ़िया स्कोर है, ला सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लाओ, इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं आपके इस प्यारे चैनल पे जिसका नाम है द सोशल साइंसेस ट्यूटर। आप देख सकते हो मैंने कितनी सारी वीडियोस बना रखी हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, 13 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर डिटेल में खत्म है। मैंने बाकी चैनल्स की तरह, जिनकी मैं बुराई नहीं करना चाहता, ऑब्वियसली दे आर डूइंग वेरी गुड, पर मैंने जो है पूरी एनसीईआरटी को बढ़िया से समराइज किया है अपने खुद के नोट्स के साथ, और इन वीडियोस के अंदर प्रस्तुत किया है। जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन सिर्फ 33 मिनट्स के अंदर अंदर ये चैप्टर डिटेल में, मतलब अगर किसी ने अभी तक एनसीईआरटी खोली भी नहीं है ना, तो वो भी पढ़ सकता है। ठीक है, और हाँ, एनसीईआरटी की जहां तक बात है, तो मैं कहूंगा कि अभी आप सिर्फ एक बार पढ़ लो अगर आपको मन करता है तो, और नहीं भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप वीडियोस देखिए, जब पीवाईक्यू एनालिसिस कराऊंगा मैं, उसके अंदर मैं आपको सवाल दूंगा, आप उनके आंसर्स जो है उसको बढ़िया से बस एक बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड 23 मिनट्स के अंदर, इससे ज्यादा बढ़िया वीडियो क्या ही मिलेगी आपको। ठीक है, मैंने पूरी देखो, कंज्यूमर राइट्स जो है प्रोजेक्ट वर्क का था, मेरे को कंफ्यूजन थी इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी। पर अगर आप डेवलपमेंट को देखो, मतलब ये पूरी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, तो आप इसको लेस देन 2.5 आवर्स में खत्म कर सकते हो। ये पूरी प्लेलिस्ट इतने कम टाइम में मैंने पूरी इकोनॉमिक्स आपकी खत्म करा दी है। मेरे हिसाब से तो 2 घंटे भी नहीं होंगे इसमें। ठीक है, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो है, इसके अंदर 2 वीडियोज आनी बाकी हैं, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और नेशनलिज्म इन इंडिया। वो भी कल परसों तक आ जाएंगी। आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है। तो जरूर से जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और बताइए कितना अमेजिंग चैनल है जो आपकी मदद करना चाह रहा है। मैं बिल्कुल आपके बड़े भाई की तरह आपको लेके जाना चाहता हूँ एक बहुत ही अच्छे बोर्ड के स्कोर तक, 95%, 98%, 99%, 100%, इवन दैट। तो आई होप सो कि आप मुझे सपोर्ट करोगे, और मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट लेके आता रहूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।